हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अंकित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी टीचिंग स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं और जिसे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज पढ़ चुके थे और आज हम उसके आगे कुछ जानने वाले हैं, कुछ नियम जानते हैं। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली पर चलेंगे। तो आइए हम कुछ नियम के बारे में जानते हैं, फिर हम उसके बाद प्रश्नावली पर चलेंगे। तो आइए, आज का आप नियम होगा आपका धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांकों का योग। ध्यान दीजिए, इसमें आपका धन पूर्णांकों के योग में होगा क्या, आपके धन पूर्णांक दिए रहेंगे, उससे हमें धन पूर्णांकों को किस प्रकार से कैसे जोड़ा जाता है, आपको इसमें ये बताया जाएगा कि धन पूर्णांकों को किस किस प्रकार से जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद कैसे आपके मान प्राप्त होते हैं, ये आपको इसमें बताया जाएगा। जिसमें आपका पहला नियम होगा संवरक नियम। पहला आपका संवरक नियम। ध्यान दीजिए, आपका संवरक नियम में होता क्या है, इसमें आपके दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। मतलब ये आपके जो आपके दो धन पूर्णांक दिए रहेंगे, यदि उनको जोड़ा जाएगा तब वो आपके एक धन पूर्णांक प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए, हम जानते हैं, मान लेते हैं, माना दो धन पूर्णांक 3,4 है। क्या है, दो धन पूर्णांक 3,4 हैं। यदि इनको हम जोड़ेंगे तो आपका एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए, 3 और 4 को जोड़ने पर 4 3 7, यानी कि दो धन पूर्णांक को जोड़ने पर आपका एक धन पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। यही आपका संवरक नियम होता है कि आपको दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। यह उदाहरण जान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके 7 + 3, ये दो धन पूर्णांक को जोड़ा जाएगा तो 7 3 10, एक धन पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसमें आपका यही होगा कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। इसके बाद फिर आ जाता है आपको दूसरा नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ध्यान दीजिए, इसमें आपका क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। क्रम विनिमय नियम मतलब ये होगा कि आपको इसमें दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर जो आपको योगफल प्राप्त होगा वो सेम प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा। जैसे आपको दो धन पूर्णांक मान लीजिए आपको 3 और 4 ले लिए जाए, तो 3 में 4 को जोड़ने से वही प्राप्त होगा जो 4 में 3 को जोड़ने से प्राप्त होगा। मान लीजिए, जैसे आपका हम मान लेते हैं, माना दो धन पूर्णांक ए बी हैं। मान लीजिए ए और बी हैं। देखिए, जैसे हम ए + बी, हम क्या करेंगे, ए में बी को जोड़ रहे हैं ना, ए में बी को जोड़ रहे हैं, तो ए में बी को जोड़ने से वही प्राप्त होगा जो बी में ए को जोड़ने से प्राप्त होगा। यानी कि हम चाहे ए + बी कर दें या बी + ए कर दें, तो दोनों पक्ष जो आंसर आएगा जोड़ने पर वही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए, हम दो मान ले लेते हैं, दो मान आपके, हम मान लीजिए ए = 2 मान लेते हैं, बी = 3 मान लेते हैं। ए = 2 मान लेते हैं, बी = 3 मान लेते हैं। तो देखिए, हम पहले ए के स्थान पर 2 को रखेंगे, प्लस बी के स्थान पर 3 को रखेंगे बराबर, फिर बी के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस ए के स्थान पर 2 रखेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 + 3 है और यहाँ पर 3 + 2 है, क्रम चेंज कर दिया गया है ना। तो आप यहाँ पर हम 2 में 3 को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 में 2 को जोड़ रहे हैं। तो देखिए, आपका 2 में 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 5, और 3 में 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 5। देखिए, हम ये बताए थे कि आपको दो धन पूर्णांकों को चाहे जिस क्रम में जोड़ा जाए, जो आपका मान प्राप्त होगा वो सेम प्राप्त होगा। देखिए, दोनों तरफ आपका 5 ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 + 3 किए थे, यहाँ पर 3 + 2 किए थे, क्रम चेंज कर दिए थे ना। तो आपका क्रम विनिमय नियम में क्या होगा, दो धन पूर्णांकों को चाहे जिस क्रम में जोड़ा जाए, आपको योगफल जो होता है वो सेम दोनों पक्ष में प्राप्त होता है।
नोट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम है आपका साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, ध्यान दीजिए इसमें आपका साहचर्य का नियम क्या होता है। साहचर्य के नियम में ये होगा आपका, इसमें तीन धन पूर्णांक रहेंगे। तीन धन पूर्णांक रहेंगे, मान लीजिए तीन धन पूर्णांक आपके ए बी सी हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपका कि पहले हम ए और बी को जोड़ेंगे, यानी कि ए और बी को जोड़ करके तब सी को जोड़ेंगे, तब मान आपको वही प्राप्त होगा जो हम बी प्लस सी को जोड़ दें उसके बाद हम ए को जोड़ दें। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका तीन धन पूर्णांक मान लेते हैं ए बी सी हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले हम ए बी को जोड़ने, यानी कि ए बी को जोड़ करके तब सी को जोड़े, तब जो मान प्राप्त होगा वही मान पहले बी और सी को जोड़ने उसके बाद ए को जोड़े तब जो मान प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। माना तीन धन पूर्णांक ए बी सी हैं। तीन धन पूर्णांक ए बी सी हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ए प्लस बी करते हैं, फिर उसके बाद प्लस सी करते हैं, बराबर आपका इसमें हम क्या किए हैं ए प्लस बी किए ना। आपको आप लोग सरलीकरण पढ़े होंगे, उसमें आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, बॉर्डमास नियम पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको क्या बताया गया, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर दिए हैं, सी को बाहर कर दिए हैं। अब इसमें इस तरफ हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर देंगे, ए को बाहर कर देंगे। चलिए यहाँ पर ए को बाहर कर दे रहे हैं, अब यहाँ पर बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट में है, सी बाहर है, और यहाँ पर क्या है आपका ए बाहर है, बी प्लस सी ब्रैकेट में है। पहले इसमें क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो इस वाले पक्ष में क्या होगा, सबसे पहले ए बी जुड़ेगा उसके बाद सी जुड़ेगा, और इसमें क्या होगा आपका सबसे पहले बी सी जुड़ेगा उसके बाद ए जुड़ेगा। यही कहा गया है आपका कि चाहे जिस इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ए बी को जोड़ दें उसके बाद सी को जोड़ें, तब जो मान प्राप्त होगा वही मान बी प्लस सी को जोड़ने बी प्लस सी को जोड़ दे पहले, उसके बाद ए को जोड़े तब भी वही मान प्राप्त होगा। आइए देखते हैं सवाल के माध्यम से। मान लीजिए हम ए बराबर मान लेते हैं 2 मान लें, बी बराबर 3 मान लें, सी बराबर 4 मान लें। तो आइए हम इस सूत्र पर हम ए और बी और सी का मान रख के देखते हैं क्या दोनों पक्ष में आपके जो आंसर आते हैं वो बराबर आते हैं। देखिए ए बराबर क्या है आपका 2, ए के स्थान पर 2 प्लस बी के स्थान पर 3 प्लस सी का मान 4 है, बराबर ए का मान आपका 2 है प्लस बी का मान 3 है प्लस सी का मान आपका 4 है। ध्यान दीजिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट वालों को तोड़ते हैं ना, क्योंकि हम बॉर्डमास के नियम में पढ़े हैं कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला तोड़ा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में अब क्या 2 प्लस 3 है, तो 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस आपका 4 हो जाएगा, बराबर 2 प्लस ये ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा 4 3 7। इधर देखिए आपका 5 प्लस 7 आया है, इधर 2 प्लस नहीं, इधर आपका 5 प्लस 4 आया है, इधर आपका 2 प्लस 7 आया। इसके बाद और आगे जोड़ते हैं, 5 4 9 बराबर 7 2 9। देखिए हम क्या किए इसमें, सबसे पहले हम 2 और 3 को जोड़ने के बाद 4 को जोड़े हैं, और इसमें क्या किए हैं, पहले 3 और 4 को जोड़ने के बाद 2 को जोड़े हैं, तब भी दोनों पक्ष के मान क्या आया, बराबर आया। ये होता है आपका साहचर्य का नियम। योग में आपके 3 नियम होते हैं। पहला कौन से बताए हैं, पहला आपका संवरक नियम है, जिसमें आपको क्या होता है कि 2 धन पूर्णांकों को जोड़ने पर 1 धन पूर्णांक प्राप्त होता है। दूसरा आपका है क्रम विनिमय नियम, उसमें क्या बताया गया है कि 2 धन पूर्णांकों को चाहे जिस क्रम में जोड़ा जाए वो आपका जो मान होता है
वो सेम प्राप्त होता है दोनों पक्ष में। और ये आपका साहचर्य के नियम है। इसमें क्या कहा गया है कि पहले हम ए बी को जोड़े उसके बाद सी को जोड़े, और फिर दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, पहले हम बी और सी को जोड़ने उसके बाद ए को जोड़ेंगे, तब भी दोनों पक्ष में मान क्या आएगा, बराबर आएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। ये था आपका योग का नियम। इसके बाद आ जाते हैं हम धन पूर्णांकों का गुणा का नियम। धन पूर्णांकों का गुणा। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे धन पूर्णांकों का योग, अब धन पूर्णांकों का गुणा पढ़ेंगे। जो नियम उसमें पढ़े थे धन पूर्णांकों के योग में, वही नियम हम धन पूर्णांक के गुणा में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें भी पहला आपको होगा संवरक नियम। ध्यान दीजिए, उसमें हम क्या पढ़े थे कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। उसमें योग था तो जोड़ रहे थे, अब इसमें गुणा है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसमें सेम वैसे ही रहेगा, उसमें दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता था तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होता था, और इसमें क्या रहेगा, दो धन पूर्णांकों का गुणा किया जाएगा तब भी आपका एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं यहां पर, माना दो धन पूर्णांक 2,3 है, 2,3 है। देखिए हम उसमें 2 और 3 को जोड़ रहे थे, उसमें योग का नियम था, इसमें गुणा का नियम है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 और 3 का गुणा करेंगे। यहां लिख लीजिए, 2 और 3 का गुणा करेंगे। दो धन पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं ना, 2 गुणे 3, दो धन पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो आपका 2 3 6 प्राप्त होगा, एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। यहां देखिए, एक धन पूर्णांक ये, एक धन पूर्णांक ये, दो धन पूर्णांकों को गुणा किए हैं तो आपका एक धन पूर्णांक प्राप्त हुआ है। और देख लीजिए, जैसे हम 5 गुणे 3 कर दें, दो धन पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। 5 3 15, 15 आपका एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए ना, बताए थे आपको कि संवरक नियम में क्या होगा, गुणा में दो धन पूर्णांकों को गुणा किया जाएगा तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। ये आपका संवरक में यानी कि धन पूर्णांकों का गुणा में पहला नियम होता है संवरक नियम। इसके बाद आ जाता है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम में मान लेते इसमें होगा क्या आपका, जैसे उसमें इसके पहले वाले में हम योग वाले में पढ़े थे क्रम विनिमय नियम में, उसमें ये बताए थे कि दो धन पूर्णांकों को चाहे जिस क्रम में जोड़ा जाता है तो मान वही प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा, गुणा वाले में दो धन पूर्णांकों को चाहे जिस क्रम में गुणा किया जाए तब भी आपका मान वही प्राप्त होगा। जैसे हम चाहे हम 3 को 4 में गुणा कर दें या 4 गुणे 3 कर दें तब भी दोनों मान आपको वही आएंगे। जैसे 2 3 6, 2 गुणे 3 कर दें, 2 3 6, 6 आया। हम अब क्या कर दें, 3 गुणे 2 कर दें तो 3 दूना 6। जैसे ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं, माना दो धन पूर्णांक ए कामा बी है, ए कामा बी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, चाहे जिस क्रम में गुणा कर दें मान आपका बराबर होगा। जैसे हम अगर ए गुणे बी कर दें, किसके बराबर होगा, बी गुणे ए के बराबर होगा। चाहे हम ए गुणे बी कर दें या बी गुणे ए कर दें, दोनों पक्ष में आपका जो यानी आंसर आएगा वो दोनों में आपका बराबर आएगा। जैसे मान लेते हैं ए बराबर 2 मान लें, बी बराबर 3 मान लें, ए बराबर 2 मान लें, बी बराबर 3 मान लें। देखिए हम यहाँ पर ए के स्थान पर 2 गुणे बी के स्थान पर 3, यहाँ बी के स्थान पर 3 गुणे ए के स्थान पर 2। यहाँ देखिए 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 3 गुणे 2 है। क्रम आपका उल्टा हो गया ना, क्रम हम चेंज कर दिए, यहाँ 2 गुणे 3, यहाँ 3 गुणे 2। तो हम क्रम विनिमय में ये होता है, तो चाहे जिस क्रम में गुणा करें आपको जो मान आएगा वो बराबर आएगा। देखिए 2 3 6 बराबर 3 दूना 6। देखिए दोनों पक्ष में आंसर क्या आया,
बराबर आया आपका। तो यही होता है आपका क्रम विनिमय नियम गुणा में, कि दो धन पूर्णांकों को चाहे जिस क्रम में गुणा किया जाए मान आपका वही प्राप्त होता है। नोट करिए। इसके बाद हम तीसरी की ओर चलते हैं। तीसरा आपका साहचर्य का नियम होगा। साहचर्य नियम, इसमें भी वैसे होगा जैसे इसके पहले वाले में योग वाले में हो रहा था। उसमें क्या किया जा रहा था, केवल सिंपल नियम है ये है कि उसमें आपका योग था तो जोड़ रहे थे, और ये आपका गुणा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा कर रहे थे। इसमें क्या होगा, तीन धन पूर्णांक रहेंगे। पहले मान लीजिए ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर सी रहेगा। तो पहले हम ए बी का गुणा करेंगे, उसके बाद सी का गुणा करेंगे एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, पहले हम बी और सी को गुणा करेंगे, उसके बाद हम ए का गुणा करेंगे, तब भी आपका मान जो आएगा वो बराबर आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें हम साहचर्य के नियम में माना तीन धन पूर्णांक ए बी सी है। ध्यान दीजिए इसमें क्या रहेगा, ए गुणे बी ब्रैकेट में कर देते हैं, सी को बाहर कर देते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, ए को बाहर कर देंगे, बी गुणे सी को अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाले नियम में रहता क्या है, मान लीजिए आपका ए गुणे बी गुणे सी, यहां भी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। एक बार हम क्या कर देते हैं, यहां पर पहले दो में ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दो में लगा देते हैं। ये आपका नियम ऐसे बन जाता है। तो देखिए यहां पर क्या है, पहले ए बी को गुणा किया जा रहा है तब सी को किया जा रहा है, और यहां पर क्या होगा, पहले बी सी को गुणा होगा तब ए का गुणा होगा, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला तोड़ते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर आपका ये लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर आपका 4। तो ए के स्थान पर 2 रखेंगे, गुणे बी के स्थान पर 3, गुणे सी के स्थान पर 4 बराबर। अब यहां पर आपका ए के स्थान पर 2, गुणे बी के स्थान पर 3, गुणे सी के स्थान पर 4। यहां देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला तोड़ेंगे, तो 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 गुणे 4 बराबर। अब यहां पर 2 गुणे, पहले हम ब्रैकेट वाला गुणा करेंगे, तो ये आपका 3 चौक 12। अब ये आपका 6 चौक 24 बराबर 12 दूना 24। देखिए दोनों पक्ष में आपका क्या आया, आंसर वही आया। हम चाहे इस तरह का गुणा कर दें या इस तरह का गुणा करें, चाहे हम पहले 2 को गुणा करके तब तीसरे को करें, या लास्ट 2 वाले को गुणा करके तब पहले वाले को गुणा करें, आंसर जो आएगा आपका वही आएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक नियम और पढ़ते हैं, जो होगा आपका वितरण नियम, वितरण या बंटन नियम। नोट करिए, उसके बाद बताते हैं उसमें क्या रहेगा आपका। आइए देखते हैं, चौथा होगा इसमें आपका वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम, इसमें भी आपका 3 धन पूर्णांक रहेंगे, माना 3 धन पूर्णांक ए बी सी है। यहां देखिए पहले लिख लेते हैं सूत्र को, तब उसके माध्यम समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ए गुणे, ए का गुणा ब्रैकेट, पहले ए गुणे करेंगे ब्रैकेट में बी प्लस सी कर देंगे, ब्रैकेट में आपका b प्लस सी रहेगा, यानी कि जो आपका ब्रैकेट में रहेगा वो b प्लस सी कर देते हैं, और जो बाहर रहेगा वो आपको गुणा कर देते हैं। और दूसरे पक्ष में क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपको मान लीजिए अगर ये है तो हम a गुणे बी कर दें,
अब यहां हम कर देते हैं ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी कर देते हैं, तब भी आपका दोनों पक्ष में जो मान आएगा वो बराबर आएगा। देखिए हम पहले क्या करें, बी प्लस सी को जोड़ दें और ए वाले में गुणा कर दें, तब भी वही मान प्राप्त होगा जो आपको ए को बी में गुणा कर दें और ए को सी में गुणा कर दें, उसके बाद दोनों मान को जोड़ दें, तब जो मान प्राप्त होगा वही मान इधर भी आपका प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं ए बराबर आपका 2, बी बराबर 3 और सी बराबर आपका 4। यहां देखिए हम ए के स्थान पर 2 रखेंगे गुणे बी के स्थान पर 3 रखेंगे प्लस सी के स्थान पर 4 रखेंगे बराबर, यहां पर देखिए ए गुणे के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 3 प्लस लगाएंगे, ए के स्थान पर आपका 2 प्लस सी के स्थान पर 4। यहां ध्यान दीजिए इसमें आपका ब्रैकेट लगा हुआ, पहले हम 3 और 4 को जोड़ करके तब 2 में गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 2 को 3 में गुणा कर देंगे पहले, और यहां पर गुणा था ना, और 2 का 4 में गुणा कर देंगे, तब दोनों को हम जोड़ देंगे। यहां ध्यान दीजिए पहले हम ब्रैकेट वाला करेंगे, तो ये आपका 4 3 7, 2 गुणे 7 बराबर 2 तिहाई 6 प्लस 2 चौक 8। अब ये आपका थोड़ा सा गलत कर दिए, दो गुणे 4। इसके बाद आपका पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 4 3 7 यानी कि 2 गुणे 7 बराबर ये आपको 2 तिहाई 6 प्लस 2 चौक 8। अब ये आपका 7 दूना 14 बराबर, अब ये आपका 8 6 14। देखिए दोनों पक्ष में आपका जो मान आया वो आपका बराबर आया। ध्यान दीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए वितरण या बंटन नियम होता क्या है। 3 धन पूर्णांक रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, b प्लस को जोड़ करके a में गुणा कर दें, तब वही मान प्राप्त होगा जो a और b के गुणा, यानी कि a और b में गुणा कर दें और a और c को गुणा कर दें, तब दोनों को जोड़ के जो मान प्राप्त होगा। मतलब देख लीजिए जैसे हम पहले क्या किए, इसमें b प्लस सी को जोड़ दिए हैं, उसके बाद a में गुणा किए हैं। देखिए इस तरफ क्या किए हैं, पहले b प्लस सी को जोड़े हैं, 4 3 7 किए हैं, उसके बाद हम 2 में गुणा किए हैं, यानी कि a वाले में गुणा किए हैं, तब आपका 14 आया। लेकिन इधर क्या किए हैं, a गुणे b कर दिए हैं प्लस a गुणे c कर दिए हैं। इसके बाद क्या किए हैं, 2 3 6 प्लस ये 2 चौक 8। अब इधर क्या किए, उसके बाद हम जोड़े हैं, तब भी आपका 14 प्राप्त हुआ। यानी कि दोनों तरह से हम जोड़े, चाहे जिस तरह से जोड़ दें, मान जो है आपका वही प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। आइए देखिए प्रश्नावली में आपका पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आपका कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। देखिए पहला सवाल, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। कह रहा आपको 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो आपको यह कह रहा है जो जितनी भी संख्या आपके धन पूर्णांक की ओर चलेंगे हम, 20 और 40 के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, 20 और 40 के बीच सभी समस्त धन पूर्णांक संख्याएं होंगी। हम इसमें कह रहा है 20 और 40 के बीच जितनी भी संख्याएं होती हैं, यानी धनात्मक की ओर 20 और 40 के बीच जितनी भी संख्याएं होती हैं वो लिखना है। तो 20 और 40 के बीच आपकी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं,
मुतलिक लिख लेंगे 20 और 40 के बीच। 20 यानी 20 और 40 को हमें छोड़ देना, क्योंकि कहा गया है 20 और 40 के बीच, तो हम क्या करेंगे 21 से शुरू करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। देखिए ये आपके 20 और 40 के बीच सभी धन पूर्णांक संख्या हैं। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरी में कहा गया है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। दूसरी लिखिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य धन पूर्णांक क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। तो हम आप लोगों को इससे पहले वाले जो पढ़ाए थे, इसके पहले के वीडियो में जो पढ़ाए थे, उसमें हम आप लोगों को बताए थे ना संख्याएं के बारे में, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये सभी संख्याएं बताए थे ना। तो आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से न घटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको कहा रहा है 1 और 10, यानी 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं। तो आपके जो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्या होंगी, वो आपकी पहले सबसे छोटी धन यानी अभाज्य धन पूर्णांक संख्या 2 होती है। 2 से शुरू होंगी, 2, 3, 5, 7, बस इतनी ही होंगी। क्योंकि आपको देखिए हम ये बताए हैं अभाज्य संख्याएं में कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से नहीं करती। देखिए जो 2 है आपका, ये स्वयं मतलब 2 और 1 को छोड़ करके और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। 3 जो है आपका, स्वयं मतलब 3 और 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगी। जो 5 है वो स्वयं और 1 को छोड़ करके किसी संख्या से नहीं कटेंगी। जो 7 है ये आपकी 1 और स्वयं यानी कि 7 को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगी। यानी कि जो संख्याएं 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका 9 ले लिया जाए, तो जो 9 है आपका, ये तो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन इनको 2 को छोड़ करके अगर अन्य किसी संख्या से नहीं कट रहा है तभी ये अभाज्य संख्या होंगी। लेकिन ये संख्या आपका अन्य किसी संख्या से कट रहा है, ये आपका 3 से भी कट रहा है। अगर ये 2 संख्याओं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से न करता तब ये अभाज्य संख्या होती, लेकिन अन्य किसी संख्या से भी ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये आपके अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से न कटे। ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से नहीं कट रही हैं। तो ये आपको हो जाएगा दूसरे का आंसर। नोट करिए। इसके बाद हम तीसरी बताते हैं। देखिए तीसरे में कह रहा है आपका 2 प्लस, तीसरी में 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक लिखिए। का क्रमान्वयी पूर्णांक लिखिए। देखिए आपका क्रमान्वयी मतलब क्या होता है? क्रमान्वयी का मतलब क्या होता है आपको? जैसे कह रहा 2 + 1 का क्रमान्वयी पूर्णांक लिखिए। इसमें हम अगर 1 जोड़ देंगे तो इसका आपका
क्रमानुयायी पूर्णांक प्राप्त होता है। मतलब किसी भी संख्या में एक जोड़ने से क्रमानुयायी पूर्णांक आपका प्राप्त होता है। जिसे हम क्या करें, अगर कह रहा है 2+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए, इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आपका इसका 2+1 के क्रमानुयायी पूर्णांक हो जाएगा। किसी भी संख्या में एक जोड़ने से क्रमानुयायी पूर्णांक प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2+1। अब इसमें हम एक जोड़ देंगे +1 यानी कि बराबर आपका 2a+2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा नंबर कह रहा है, चौथा कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए ध्यान दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर पूछ रहा है, किसी मतलब कोई भी संख्या हो जाए, अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसमें आप माइनस लगा दीजिए, वो आपका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। जैसे मान लीजिए अगर कहा दिया जाए एक, यानी कि ए का योगात्मक प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम अगर इसमें माइनस लगा दें तो ये आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। अगर इसका पूछ रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, आंसर में इसमें माइनस लगा देंगे, ये आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। -2/3 इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, उसमें माइनस लगा देने से वो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। अगर आपको मान लीजिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ लेता तो इसमें माइनस लगा देते, -5 इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता। चलिए तो आइए हम 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। 5वें नंबर सवाल में आपको कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आपका होता क्या है, एक ऐसी संख्या जिसका अगर किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो उस संख्या का एक ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि उसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। मान लीजिए अगर आपको पूछ रहा है कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसमें हम किस संख्या से ए में गुणा कर दें कि इसका मान 1 हो जाए। अगर हम ए में 1/a से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम 1/a से गुणा कर दिए तो मान क्या प्राप्त हो गया, 1, यानी कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है। यदि पूछा जाए जैसे मान लो आपको कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपका a हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें 1/a में a से गुणा कर दें तब आपका a से a कट जाएगा, बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो एक ऐसी संख्या हम लेंगे, अगर -5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो हम एक ऐसी संख्या लें जिसका -5 में गुणा करने पर आपका उसका मान 1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर -5 में क्या कर दीजिए, -5 में अगर हम -1/5 से गुणा कर दें, -5 में -1/5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, और गुणा जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, तो प्लस में आपका 1 आ जाएगा। तब क्या हुआ, देखिए -5 में -1/5 से गुणा करने पर आपका मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/5। आंसर लिख लीजिए, -1/5। मैंने कि मतलब आपको अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर उसका मान कितना प्राप्त हो जाए, 1, वही आपका क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ध्यान दीजिए, इसके बाद आपका 6वां नंबर सवाल है। 6वें नंबर सवाल में आपको कह रहा है p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम, तो अभी तक हम आपको इसके पहले मित्र आप लोग को हम बताए थे कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। क्या बताए थे
कि योगात्मक प्रतिलोम अगर किसी संख्या का पूछ रहा है उसमें माइनस से गुणा कर दें तो वो उसका उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। जैसे अगर पूछ रहा है माइनस, ये पूछ रहा है p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इस संख्या में अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे आंसर में, हम माइनस से गुणा कर दें, माइनस यानी p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम हम माइनस से गुणा कर दें, p प्लस क्यू माइनस से गुणा कर दिए तो इसका योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा, और इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस p माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपका आंसर इसमें का। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे पूछ लेता आपको 8 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या करते हैं, इसी में हम माइनस गुणा कर देते हैं, योगात्मक प्रतिलोम हो जाता। 8 का योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या चाहे प्लस में लिखी हो या माइनस में लिखी हो, अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो उसमें माइनस से गुणा कर देंगे, वो आपको उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए।